माई सेल्फ मनोहर एंड वेलकम टू BMS। ठीक है, आज की क्लास में देखते हैं हम कि जो कॉग्निशन होता है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी किसी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे होता है, या फिर हम ये समझेंगे कि नहीं किसी बच्चे का अगर मान लो विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो कैसे होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नहीं उसका जो साइको सोशल या फिर सोशियो कल्चरल विकास होगा या डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा। साथ ही अलग अलग जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा या बायोलॉजिस्ट, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी जो थियरी हुई या फिर अपने अपने जो प्रिंसिपल दिए वो क्या क्या कहते हैं कि नहीं उनकी। जैसे सबसे स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्टिंग में पियाजे की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो टॉपिक्स हैं या फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम पियाजे की बात करते हैं, पियाजे की, ठीक है, जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे। ठीक, तो जीन पियाजे क्या था कि मतलब बेसिकली जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, चिल्ड्रेन से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसमें उस रिसर्च में काम करते थे। लेकिन इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं बच्चे किस प्रकार से, उनकी थिंकिंग क्या होती है, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, इसके बारे में रिसर्च करने का। ठीक, तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब उन्होंने अपने कुछ और थियरीज दी कि नहीं बच्चे का किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास बच्चे का किस प्रकार होता है। ठीक, उसकी हम बात करेंगे कि नहीं बच्चे का विकास कैसा होता है। जब विकास की हम बात करते हैं तो उसमें दो टर्म आते हैं निकल के, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एक टर्म आता है। ठीक, मतलब परिपक्वता की हम बात करते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता जाएगा वैसे वैसे, मतलब जैसे ही बच्चे में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बच्चे में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी समझ या फिर उसका संज्ञानात्मक पक्ष या फिर उसका संज्ञान कॉग्निशन उतना बेहतर तरीके से डेवलप होता है। ठीक, इनका ये भी कहना है पियाजे का कि नहीं हम एक्टिव से हमेशा जो स्टूडेंट या फिर चाइल्ड होगा वो एक्टिव लिसनर की तरह, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं एक्टिव लर्नर की बात करते हैं, एक्टिव लर्नर की बात करते हैं नहीं कि, या फिर इनको हम वो जीन पियाजे छोटे बच्चों को एक्टिव लर्नर या फिर बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं कि नहीं वो निर्माण करता है, या फिर लिटिल साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि नहीं छोटे वैज्ञानिक हैं। ठीक, लिटिल साइंटिस्ट की बात करते हैं जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे की जो थियरी है उसमें हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे जिन पे कुछ की पॉइंट्स या पॉइंट्स होंगे जिनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद देखते हैं कि जीन पियाजे की थियरी क्या होती है। ठीक है, ठीक, जीन पियाजे की थियरी में पहला जो टॉपिक आता है वो आता है एक चीज स्कीमा। ठीक, स्कीमा का बेसिकली मतलब ये है कि बच्चे के दिमाग में या फिर बच्चे के संज्ञान में जो चीजें पहले से बैठी हुई हैं, या फिर स्कीमा में हम बोल सकते हैं कि नहीं जो उस समय बच्चा जिन चीज़ों को जानता है उस समय उसका जो दिमाग है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, या फिर उसका जो स्कीमा होगा उसके दिमाग के अंदर है, उसके संज्ञान में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसे हम उसका स्कीमा कहते हैं। ठीक, जैसे कि उदाहरण देते हैं ना कि हाँ मान लो कि बच्चे को बताया गया कि नहीं जो भी जिनके ड्राइंग तो खैर गंदी है ही, जिन जानवरों के मान लो बच्चे ने क्या किया, ठीक है, बच्चे ने एक दिन 4 पैर का कोई जानवर देखा। ठीक, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि नहीं मम्मी ये क्या है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि जिनके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता होता है। ठीक, दूसरी बार दूसरे 4 पैर का जानवर, या फिर उसने कुत्ते को देखा तो एकदम आसानी से उसे पहचान लिया। तीसरी बार क्या हुआ कि कोई बिल्ली उनके घर में आ गई और बच्चा चिल्ला रहा था कि मम्मी कुत्ता आ गया, फिर कुत्ता आ गया। ठीक है, अब क्या था, बच्चे को ये बताया गया था कि नहीं जो जिनके 4 पैर होंगे छोटे जानवर वो कुत्ते कहलाते हैं, लेकिन या फिर बिल्ली आ गई थी और बिल्ली के भी 4 पैर थे, तो बच्चे के संज्ञान में या फिर बच्चे के स्कीमा में केवल ये चीज थी कि नहीं जिनके 4 पैर होते हैं वो कुत्ते कहलाते हैं। बट फिर उसको क्या हुआ, जब उसकी माँ ने बताया कि नहीं बेटा जो बिल्ली होती है वो शेप एंड साइज में अलग होती है, तो उसके स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव आएगा। ठीक है, बच्चे के स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव आएगा और जो कंडीशन इक्विलिब्रियम की थी वो जाहिर सी बात है डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक, यानी कि बैलेंस बच्चे का जो स्कीमा है वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक, अब उसकी मम्मी ने बताया कि नहीं जो 4 पैर का जो जानवर है छोटा सा जानवर उसको कुत्ता बोलते हैं। बिल्ली आई तो उसका दिमाग फिर वो बोल रहा था कि कुत्ता आया, बट बिल्ली आ गई तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग अलग जानवर होते हैं। ठीक, उसके बाद उसके दिमाग में आया डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद जब उसको इन्फॉर्मेशन बताई गई कि नहीं ये कुत्ता नहीं
ये बिल्ली है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बताएगी। अब वो लड़का क्या करेगा, छोटा बच्चा, कि उस इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट करेगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इंटरनाइज करेगा, या फिर उसके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट करेगा। और बिल्ली आ जाती है तो बच्चा एसिमिलेशन, ठीक। अब एसिमिलेशन में क्या है, बच्चे का जो दिमाग है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक, मतलब कंडीशन जो है, मतलब ये बोल सकते हैं कि नहीं इक्विलिब्रियम में है, ठीक। जब एसिमिलेशन हुआ था तो इक्विलिब्रियम में था, उसके बाद नई सिचुएशन आ गई, न्यू सिचुएशन में बच्चे ने बिल्ली को देखा और उसको कुत्ता समझ लिया। जैसे ही बच्चे ने बिल्ली को देखा तो कुत्ता समझ लिया, नई सिचुएशन आई, ठीक। उसके बाद जब नई इन्फॉर्मेशन को फीड की जाएगी, ठीक, नई इन्फॉर्मेशन को फीड की जाएगी, उसका बाद दोबारा जो उसका दिमाग होगा वो उस चीज़ को अकोमोडेट करेगा, ठीक। और एकोमोडेट करने के बाद फिर उसका दिमाग उसको ऐसे एसिमिलेट करेगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्कीमा है, स्कीमा मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे दिमाग में पहले से इन्फॉर्मेशन फिल्ड है, उसके बेस पे जब नई कंडीशन आती है तो हम नई चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को एकोमोडेट करते हैं और फिर उसका एसिमिलेशन करते हैं या फिर एसिमिलेट करते हैं, ठीक। और फिर हमारा जो नया स्कीमा अलग से तैयार हो जाता है। तो ये वाली साइकिल जीवन पर्यंत हमेशा हमारे सामने चलती रहती है, ठीक। तो सबसे पहले बच्चा दिमाग में क्या है, एसिमिलेशन कर चुका है। एसिमिलेशन कर चुका है मतलब उसका स्कीमा फिक्स है, अब एकदम सही कंडीशन है, मतलब दिमाग इक्विलिब्रियम में, उसका जो कॉग्निशन या संज्ञान है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। फिर सामने क्या हुआ कि बच्चे को बताया गया था कि नहीं 4 पैर का कोई छोटा जानवर होगा तो वो कुत्ता होगा, तो वो चीज़ उसके स्कीमा में फिट हो गई थी। जस्ट उसके बाद क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन चल रही है, ठीक। नई सिचुएशन आती है, नई सिचुएशन में जो बच्चे को बिल्ली दिखती है और वो अपने माँ को क्या कहता है कि नहीं मम्मी कुत्ता आ गया है। फिर उसकी जो मम्मी है वो न्यू सिचुएशन में उसे समझाती है कि नहीं ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, मतलब उसकी मम्मी ने इन्फॉर्मेशन फिट किया। अब उसके कॉग्निशन में या फिर उसके दिमाग में या उसके संज्ञान में ये बात गई कि नहीं हर 4 पैरों वाला छोटा जानवर कुत्ता नहीं होता, बिल्ली अलग होती है, कुत्ता अलग होता है, ठीक। अब क्या करेगा, वो नए इन्फॉर्मेशन को फिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। और उसको जब इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह फिट कर लेगा तो एसिमिलेशन या फिर नई इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह जब दिमाग में वो एसिमिलेट कर लेगा या फिर आत्मसात कर लेगा तो उसका स्कीमा बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक। और ये जो साइकिल है पूरा हमेशा चलती रहती है जीवन पर्यंत, ठीक, कि हमारा स्कीमा जो है, स्कीमा में कोई इन्फॉर्मेशन फिट है, जब नई कंडीशन आएगी, यहाँ पे न्यू कंडीशन जब होगी, उस नई कंडीशन में हमारा दिमाग अकोमोडेट पहले करेगा इन्फॉर्मेशन के बाद, फिर एसिमिलेट आत्मसात करेगा और फिर हमारा नया स्कीमा बैलेंस कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में तैयार हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि हमारा स्कीमा है, ठीक। फिर अब देखते हैं पियाजे का जो दिया हुआ थियरी है उसमें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के कितने स्तर हैं, ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक। ये आपका होगा 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे का, ठीक। फिर सेकेंड आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष के बच्चे का। फिर थर्ड आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे का। और फोर्थ आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। पहला सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जाहिर सी बात है कि जो भी बच्चा सीखेगा अपने जो भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी उनसे सीखेगा, मतलब पहली कंडीशन में बच्चा अपने सेंसेस का यूज करेगा, जो उसके 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है, अपने 5 सेंस ऑर्गन जो हैं उनकी मदद से बच्चा कुछ भी सीखेगा, ठीक। यानी कि अगर जब भी उसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो जब बच्चा
0 से 2 वर्ष तक की आयु के लिए हम बताते हैं चिंपैंजी की नहीं सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस का यूज करके कोई भी चीज़ों को या फिर इंफॉर्मेशन को फीड करता है, नई नई चीज़ें सीखता है। सेकेंड आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कोई 2 से लेकर 7 तक के बच्चे की आयु है, ठीक है। अब इस एज में बच्चा क्या करेगा कि मतलब जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, उनको देखेगा, अंडरस्टैंड समझेगा भी, लेकिन वो एक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, पूरी तरह से एक्शन नहीं कर पाता है। तो हम बोलते हैं कि नहीं, उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज चल रही है, ठीक। इसके साथ साथ एनिमिज्म इसमें उसे दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में वो अंतर करना भूल जाता है, ठीक है। जैसे कभी बार होता है ना कि छोटा बच्चा है तो मतलब उसको आप कोई छोटा खिलौना दे तो खिलौने से बातचीत करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक। या फिर मान लो कोई बच्चा रो रहा है, उसे चोट लग गई, तो हम क्या करते हैं, कोई खिलौना वगैरह है तो उसको हम डांटना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि नहीं किसी लिविंग बीइंग को डांटा जा रहा है और वो बच्चा चुप हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, एनिमिज्म की समझ या फिर लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग की समझ बच्चे में भी पूरी तरह से अभी ग्रोथ या फिर उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ हम इरिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक, कि बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। मतलब अगर 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तो 2 + 4 6 होता है, ये कर लेगा, ठीक। लेकिन अगर 4 + 2 की हम बात करें तो बच्चा हो सकता है कि यहाँ पे दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को इसे सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि बच्चे का मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आगे चली गई है तो फिर वो रिवर्स में नहीं आ सकती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। साथ ही साथ जो बच्चा होगा वो मनी को लेकर उसकी समझ कम होगी, धन वगैरह को लेकर, या फिर हम बोल सकते हैं वेट वजन को लेकर, हाइट को लेकर उसकी समझ नहीं रहती है, या फिर शेप हो गया, या फिर उसकी साइज हो गई, यानी इन सब चीज़ों की समझ बच्चे को नहीं रहती है। मतलब अगर आप उसको एक 50 के नोट दो और 5 अगर 2-2 के सिक्के दे दो तो उसके लिए जो 2-2 के सिक्के हैं वो ज़्यादा होते हैं, न कि एक 50 के नोट। या फिर बच्चा जो है हाइट की समझ उसको ज़्यादा नहीं होती है, और शेप और साइज की समझ नहीं ज़्यादा होती है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई भी लंबी गिलास है, ठीक है, तो उस ग्लास में कितना पानी आ रहा है, उसी लंबी ग्लास को छोटे चौड़े ग्लास में अगर हम पानी में किसी छोटे चौड़े बर्तन में रख देते हैं उसी सेम पानी को, ठीक है, अगर मान लो 1 लीटर पानी है उसको हमने किसी दूसरे बर्तन में रख दिया जो बर्तन छोटा है, ठीक, सरफेस एरिया ज़्यादा है लेकिन वो छोटा है, तो बच्चे को लगेगा कि नहीं उसको कम दिया गया, तो उसको उसकी समझ नहीं होती। यानी फिर बोल सकते हैं कि नहीं, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन या संरक्षण की समझ काफ़ी कम होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक। इसके बाद आता है तीसरी स्टेज अपनी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये 7 से 11 वर्ष बच्चे की आयु होगी। अब इस आयु में जो बच्चा होगा वो सभी चीज़ें कर पाएगा जो कि वो अपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं कर पा रहा था। जैसे मान लो इसमें वो इरिवर्सिबिलिटी को समझ जाता है, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं, कोई भी चीज़ जैसे कि अगर 6 + 4 10 होता है तो 4 + 6 भी 10 होगा, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ जाता है, ठीक। या फिर बोल सकते हैं कि बच्चा कंजर्वेशन को समझ जाता है, इस कंजर्वेशन को भी समझ जाता है कि अगर एक ग्लास वाटर है, ठीक है, उसे किसी छोटे बर्तन में दे, लंबे बर्तन में दे, या फिर पतले बर्तन में जिसकी सरफेस एरिया दे हो, तो भी एक ग्लास जो 1 लीटर वाटर होगा या फिर 1 लीटर पानी होगा वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। शेप और साइज से फर्क लाने से वो पानी चेंज नहीं होगा, 1 लीटर होगा। इसकी समझ बच्चे को आ जाती है। साथ ही इस उम्र में आते आते लगभग बच्चे को साथ ही इस उम्र में आते आते बच्चे के अंदर एनिमिज्म आ जाता है। एनिमिज्म हम बोल सकते हैं कि साथ ही इस उम्र आते आते बच्चे के अंदर लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, ठीक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है। बच्चा सीरिएशन करना अच्छे से सीख जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को या फिर कुछ अगर नंबर्स दे दें या कोई सामान दे दें तो उनको पर्टिकुलर अच्छे से अरेंज करना बच्चे के समझ में आ जाता है, ठीक। या फिर बोल सकते हैं कि नहीं, पैसे हो गया या फिर वेट वगैरह हो गया, उनकी समझ हो जाती है कि नहीं 50 का जो नोट है वो 2-5 के सिक्के जो होंगे उनसे ज़्यादा होता है। इसकी समझ बच्चे के अंदर आती रहती है। रिवर्सिबिलिटी आती है, सीरिएशन वगैरह आ जाता है, ठीक। इन सब चीज़ों में बच्चे की समझ या फिर बच्चे का संज्ञान काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक। इसके बाद फोर्थ आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का मतलब ये है
कि इस उम्र में आकर जो बच्चा है, हाँ इसमें क्या था कि बच्चे को इंडक्टिव रीजनिंग वगैरह भी आ जाती है। मतलब अगर आप कोई उदाहरण देते हैं, जैसे कि बच्चे को उदाहरण देते हैं कि नहीं जो पौधे होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं और हमें ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम अगर उस बच्चे को फोटोसिंथेसिस समझाएंगे तो बच्चे को समझ आ जाएगी, ठीक। 7 से 11 वर्ष की उम्र में। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को हम पहले रीजनिंग की बात करें तो बच्चे को हम पहले एग्जाम्पल ना देकर बच्चे को पहले हम रूल समझाते हैं, ठीक, या फिर नियम लॉ वगैरह समझाते हैं। उसके बाद उसे हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। जैसे अगर बच्चे को मैथ पढ़ानी है तो पहले हम नियम समझाएंगे, उसके बाद बच्चे को उदाहरण देंगे, ठीक। तो ये जो समझ होती है बढ़ जाती है, ठीक। ये सब वो कंडीशन है या फिर वो 4 स्टेज हैं। पहला सेंसरी मोटर स्टेज जिसमें बच्चा अपने सेंस के द्वारा सीखता है। सेकंड प्री ऑपरेशनल, जहाँ बच्चे के अंदर और उसके अंदर एनिमिज्म रहता है। एनिमिज्म में प्रॉब्लम होती है, बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस करना भूल जाता है। फिर तीसरा होता है, और वहाँ पे बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म भी रहता है। साथ ही साथ तीसरा अगर होता है कि नहीं हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है, कंजर्वेशन आ जाता है कि नहीं अगर 1 लीटर पानी है तो उसे हम किसी भी बर्तन में रख लें 1 लीटर पानी ही रहेगा। सीरिएशन, किसी भी फिगर को किसी भी नंबर्स को एकदम अरेंज तरीके से सीरियल वाइज रखना उसे आ जाता है। साथ ही साथ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे को पहले हम रूल समझाते हैं या फिर नियम समझाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। ये वाली समझ बच्चे के अंदर काफ़ी डेवलप हो जाती है, ठीक है, बाकी चीज़ों के साथ। उसके बाद इसके साथ साथ पियाजे की कुछ क्रिटिक्स भी थे, पियाजे के कुछ क्रिटिक्स भी थे, ठीक है। क्रिटिक्स ये थे पियाजे के कि पियाजे ने ये कहा कि नहीं डेवलपमेंट पहले होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद हमारा लैंग्वेज डेवलप होती है, फिर हम लर्निंग करते हैं, ठीक है। जबकि लेव वाइगोस्की जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका ऐसा मानना था कि नहीं लैंग्वेज या फिर लर्निंग होती है वो पहले होगी, उसके बाद डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस बात पे जीन पियाजे का ज़्यादा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है कि नहीं पियाजे ये इस बात पे गलत है कि नहीं डेवलपमेंट पहले होता है, पहले लैंग्वेज या फिर लर्निंग होगी, उसके बाद ही हमारा डेवलपमेंट या विकास होगा, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी में जीन पियाजे का, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं लेव वाइगोस्की का। इसके बाद हम देखते हैं जल्दी से शॉर्ट में देखेंगे कि नहीं लेव वाइगोस्की जो थे उनकी जो सोशियो कल्चरल थियोरी थी, ठीक है, वो क्या कहती है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। लेव वाइगोस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक, रशिया के एक साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका मानना था कि जो विकास होता है वो लर्निंग के बाद होता है, यानी कि पहले लर्निंग होती है उसके बाद हमारा डेवलपमेंट होता है। जबकि जो पियाजे थे उनका उल्टा मानना था, पियाजे कह रहे थे कि नहीं पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग होती है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि नहीं पहले लर्निंग होती है उसके बाद हमारा डेवलपमेंट या विकास होता है, ठीक। इसलिए पियाजे जो वाइगोस्की थे, ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी सोसाइटी और कल्चर दोनों का इंटरेक्शन होती है, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं और जिस संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो हमारा डेवलपमेंट कराती है या फिर इससे हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब डेवलपमेंट के जो कुछ आधार थे या फिर कुछ जो तरीके थे उसको सोशियो कल्चरल थियरी में लेव वाइगोस्की ने बताया, ठीक। पहला था ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्तर या फिर एक ऐसा जोन जिसमें बच्चे का विकास जितना वो बच्चे का कितना विकास हो सकता है, ठीक। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि नहीं एक रियल डेवलपमेंट होता है, एक हो गया पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो कहलाता है ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा किसी के सहायता बिना कितना विकास खुद से कर सकता था, ठीक। जैसे कि उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि नहीं अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो जितनी पढ़ाई या फिर उसकी जितना कॉग्निशन है जितने पढ़ाई किया उसमें वो 80 मार्क्स ला सकता था, ठीक है, सीटेट के लिए, ठीक। क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर चाहिए, ठीक, और बाद में किसी सपोर्ट की वजह से वो क्वालिफाई कर जाता है, ठीक। अब उसका जो 80 मार्क्स थे वो उसका रियल डेवलपमेंट हुआ, और जो 90 मार्क्स उसने पाए हैं वो उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि बीच का जो 10 नंबर हुए वो उसका डिफरेंस हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं उसका जो रियल डेवलपमेंट हुआ और पोटेंशियल डेवलपमेंट इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसको बताते हैं कि नहीं ZPD है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अब बच्चा 80 नंबर से 90 नंबर लाएगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी तरह से हेल्प से या फिर गाइडेंस से लाएगा,
और उसी टेम्पररी हेल्प को या गाइडेंस को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, हिंदी में मचान वगैरह बोलते हैं। मचान वगैरह के नीचे जो लगाया जाता है ना बम्बू वगैरह, उसको शायद बोलते हैं, ठीक। यानी कि स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं कि नहीं, जो टेम्पररी हेल्प होती है बच्चे की या फिर गाइडेंस जो होगी उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। मतलब अगर छोटा बच्चा है, ठीक, स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो उसको अगर साइकिल चलाना है, ठीक है, तो अगर साइकिल चलाना है तो बच्चा तुरंत साइकिल चलाना नहीं सीखता है। उसके पेरेंट्स या उसके घर का, उसके भाई बहन या माता पिता, कोई भी घर का गार्जियन या कोई भी उसको थोड़ी सी हेल्प करता है, पकड़ के साइकिल चलाता है। मतलब स्टार्टिंग में देखा जो छोटे बच्चों वाली जो साइकिल होती है उसमें क्या नाम है, दोनों साइड एक छोटे छोटे टायर लगे होते हैं कि बच्चा किसी साइड गिरेगा नहीं, ठीक। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा साइकिल चलाने लगता है, फिर वो बिना किसी सपोर्ट के आगे साइकिल आराम से चला लेता है, ठीक है। या फिर अगर छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ लिखना होता है तो हम उसकी पेंसिल के साथ हम उसका हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, एक तरह से सपोर्ट देते हैं, टेम्पररी सपोर्ट। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बच्चे को हम पूरी ज़िंदगी वैसे ही लिखवाएंगे, नहीं, बच्चे को एक टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, बाद में बच्चा खुद सीखना सीख जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक ठीक। प्राइवेट स्पीच का मतलब जैसे अगर छोटा बच्चा है तो कोई बात सुनने कहीं पे सुन रहा है, या फिर अगर कोई एडल्ट भी है तो बातें सुनता है, तो उसके अंदर भी एक बात चल रही होती है, नहीं खुद से वो बातें करते रहता है, उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। हाँ, जब दूसरों की बातों को सुनने के बाद वो अपने अंदर कुछ सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उस समय हम उसको दूसरा नाम दे सकते हैं कि नहीं, वो इनर स्पीच कर रहा है, ठीक। इसके बाद आता है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक। ये आपका ZPD हो गया, MKO हो गया, और ये आपका स्कैफोल्डिंग हो गया, ठीक। ZPD का मतलब क्या था कि नहीं, वो संभावित क्षेत्र या फिर कहाँ तक बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब वो संभावित क्षेत्र जहाँ पर तक बच्चे का विकास हो सकता है, ठीक। अब बच्चे का विकास जहाँ तक हो सकता है, ये चीज़ें कन्फर्म हुई कि नहीं, वो संभावित क्षेत्र कहाँ तक है जहाँ तक बच्चे का विकास हो सकता है, ठीक। अब उसको आगे डेवलप करने के लिए, अब उसको विकास के लिए स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक, यानी किसी सहारे की या टेम्पररी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो पर्सन या फिर पेरेंट्स हो गए, दोस्त हो गए, पर्सन कोई भी हो गया, जो उसको टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड कराता है, वो होता है MKO, या फिर हम बोलते हैं इसको मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि उसे उस चीज़ की अधिक जानकारी हो, कोई भी अडल्ट हो सकता है, जो इसको टेम्पररी हेल्प या फिर बच्चे को जो टेम्पररी हेल्प देगा, स्कैफोल्डिंग देगा, उसको हम बोलेंगे MKO, ठीक। यानी कि कोई अडल्ट हो गया, ठीक, वो या फिर एडल्ट हो गया, फ्रेंड्स हो गए, या फिर रिलेटिव हो गए, या फिर पेरेंट्स हो गए, ठीक, ये सभी लोग, वो सभी लोग जो कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग या फिर टेम्पररी हेल्प, स्कैफोल्डिंग या फिर टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड कराएंगे या गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, हम बोलेंगे कि वो MKO हो गए, ठीक। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा साइकिल चलाना अभी नहीं सीख सकता है पूरी तरह से, ठीक। छोटा बच्चा साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, गिर जाता है, तो उसने क्या किया, उसके घर का कोई एक सदस्य, मान लो उसकी पापा ने, ठीक, या फिर उसकी मदर ने उसको पकड़ा, दोनों साइड से, एक साइड से पकड़ा और धीरे धीरे आगे उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो उसकी जो मदर हो गई वो MKO हो गई, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि उनको उस चीज़ की ज़्यादा समझ है, और जो हेल्प वो प्रोवाइड करा रही हैं वो होता है स्कैफोल्डिंग। वाइगॉस्की कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो हमारा लैंग्वेज होगा, ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर, इन सभी का जब सोशल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो हमारा डेवलपमेंट होगा, या फिर हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए जिन पे ध्यान दिया गया कि नहीं, जो सोशियो कल्चरल टॉपिक थियरी थी लेओ वाइगॉस्की के द्वारा, जिससे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नहीं, ले वाइगॉस्की के बाद मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कोलबर्ग के, जहाँ से ठीक ठाक काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं, मोरल डेवलपमेंट के पढ़ेंगे। कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट की थियरी पढ़ते हैं। कोलबर्ग एक अमेरिकन या फिर US साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। कोलबर्ग कहते हैं कि जो हमारी मोरालिटी होती है वो हमारी सोसाइटी से डेवलप होती है। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि अगर छोटा बच्चा है तो अगर जैसे पैदा हुआ, ठीक, तो जन्म के टाइम उसके अंदर कोई समझ तो होगी नहीं क्या सही है क्या गलत है। जब भी हम राइट या फिर रॉन्ग की बात करेंगे, ठीक है,
सही क्या है किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, राइट मतलब सही क्या है, गलत क्या है, यानी कि हम मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, ठीक। और नैतिकता हमारी आती है सोसाइटी से, हमारा जो सोसाइटी में या फिर जिस समाज में हमारा विकास हो रहा है उस सोसाइटी में जो रूल्स बनाए होंगे, रेगुलेशन बनाए होंगे, तो उनको हम समझने के बाद जानते हैं कि नहीं राइट क्या होता है, सही क्या होता है और गलत क्या होता है। इसमें एक टर्म आता है मोरल डिलेमा, ठीक है, यानी कि नैतिक दुविधा की हम बात करते हैं। हाँ, दुविधा, नैतिक दुविधा की बात करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि मतलब कुछ हम सही करना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ गलत होती है। जैसे उसको कुछ समझाने के लिए अक्सर एक कहानी बताई जाती है जो कि कोलबर्ग ने दिया था, ठीक है। एक हिंज नाम का लड़का रहता है, ठीक है। अब हिंज के नाम का जो लड़का है उसकी मदर की तबीयत या फिर उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर ने बताया कि नहीं कोई पर्टिकुलर दवा है, ये दवा लाओगे तो दवा तुम्हारी माँ बच सकती है वरना ये मर जाएगी। फिर वो मेडिकल स्टोर जाता है, मेडिकल स्टोर वाला ये कह रहा है कि नहीं ये दवा काफ़ी महंगी है और पूरा पैसे तुम नहीं लाया, मैं तुमको नहीं दूंगा। अब हिंज परेशान हो जाता है। एक तरफ हिंज का जो मोरालिटी है, उसकी नैतिकता ये करे कि नहीं चोरी करना गलत है, यानी चोरी एक तरह से क्राइम है, वो करना अपराध है, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तरफ वो देखता है अपनी माँ को कि यदि दवा नहीं लाया तो वो मारा जाएगा, या सॉरी दवा नहीं लाया तो उसकी माँ मर जाएगी। अब वो सोचता है कि नहीं मुझे चोरी कर लेना चाहिए और चोरी करके मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ, ठीक, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब ये जो सवाल था कोलबर्ग ने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा था कि नहीं, तो उन सभी स्टूडेंट से पूछा गया था कि नहीं इसमें क्या होगा, सही होगा, हिंज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग स्टूडेंट ने अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव की वजह से जवाब दिया था, ठीक। तो उससे हम समझेंगे कि नहीं हिंज डिलेमा में और इसके एक्सपेरिमेंट के बाद कोलबर्ग ने कुछ अपने स्टेज 3 लेवल में 6 स्टेज की बात की कि नहीं इंसान की जो मोरालिटी होती है, उसकी नैतिकता होती है, वो 3 स्तर पे 6 स्टेज में काम करती है, ठीक। उसके बारे में हम समझेंगे कि नहीं वो 3 लेवल में 6 स्टेज क्या है, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं लेवल 3 है और हमारे स्टेज जो 6 हैं इस चीज़ में काफ़ी गलत हो जाता है और ऐसा आप करेंगे तो आंसर वगैरह गलत हो जाएगा। कोलबर्ग ने जो अपने 3 लेवल दिए और 6 स्टेज, ठीक, 3 लेवल की बात करेंगे और 6 स्टेज की, हर लेवल में 2 स्टेज बताए हैं, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट या फिर हमारी नैतिकता कैसे काम करती है, मोरालिटी कैसे काम करती है, उसके 3 लेवल में 6 स्टेज की बात की है कोलबर्ग ने। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक। प्री कन्वेंशनल लेवल में जो हम पहला स्टेज पढ़ते हैं वो होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई बच्चे को कोई काम दिया गया है तो उसका बस एक सीधा सा नैतिकता की बात करता है कि नहीं जो काम दिया गया है वो काम करेंगे तो उस ओबीडियंट होंगे, मतलब ओबीडियंट मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है, कि हम आज्ञा का पालन करना है वरना हमें पनिशमेंट या फिर हमें दंड मिलेगा। तो वही बोल सकते हैं कि नहीं डंडे की, वो बोलते हैं ना कि मतलब डर की वजह से हम अपना काम करते हैं कि अगर काम नहीं किया तो हमें, जैसे स्कूल में बच्चों को बताया जाता है ना कि नहीं अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मार खाओगे, तो बच्चा क्या है, या तो मार न खाने के लिए मतलब पनिशमेंट मिलेगी, इस डर से बच्चा होमवर्क कर रहा है, तो उसे बोलते हैं कि नहीं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली स्टेज है। फिर आता है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, ठीक। पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज बोल सकते हैं। इसमें ये होता है कि नहीं बच्चा और कुछ भी करेगा तो अपने फायदे के लिए करेगा। जैसे कि मान लो कि घर पे कोई आया, ठीक है, या कोई काम उन्हें बताया तो बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं काम कर दूंगा या फिर कोई सामान ला दूंगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो फिर मान किसी ने बोल दिया कि नहीं जाओ काम करो, 10 रुपये में तुम 5 रुपये का कोई सामान लेते आना और 5 रुपये तुम रख लेना है। तो क्या बच्चे अपने फायदे की रिवार्ड की बात कर रहे हैं। इसमें अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है टिट फॉर टेट वाला, यानी कि जैसे को तैसा वाला। जैसे कि मेरे स्कूल में एक स्टूडेंट्स हैं, तो एक दिन हाँ साहिल ने क्या किया कि अक्षरा का बैग वो किसी तरह मतलब उसका बैग उसके नीचे गिर गया, तो उसने थोड़ा सा उसको रगड़ दिया वो फर्श पे बैग, उसका बैग गंदा हो गया। फिर अक्षरा को किसी ने बताया तो उसने क्या किया, उसके बैग उठाया और पूरे क्लास में फिर उसके बैग को पूरा फर्श पे रगड़ दिया। इससे क्या है कि नहीं उसने मेरा बैग ऐसे गंदा किया तो मैं भी उसका बैग गंदा करूंगी। तो वो होती है टिट फॉर टैट वाली बात कि जैसे को तैसा, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं हमेशा हम अपने कोई भी काम करेंगे तो अपने फायदे के लिए, ठीक। बच्चे को होता है ना कि बच्चे कॉपियां फाड़ देते हैं एक दूसरे की, नहीं इसने मेरी फाड़ी थी तो मैं ऐसी कॉपियां फाड़ दूंगा, तो वो वाला हो जाता है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। फिर आता है दूसरा कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में पहला आता है इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी बच्चा अगर है तो स्टूडेंट है या कोई बच्चा है तो अपना कोई भी काम
वो गुड बॉय या फिर गुड गर्ल बनने के लिए करेगा कि नहीं अगर हम ये काम कर देते हैं तो हम अच्छे हैं या फिर हम खराब हो जाएंगे। बच्चा कोई भी काम करेगा तो नहीं घर वालों की नज़र में या फिर किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए, यानी गुड बॉय या फिर गुड गर्ल वाला सीधी सी बात है कि नहीं हम किसी के सामने अच्छा होने के लिए ये काम करते हैं, ठीक। फिर होता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करने का काम होना होगा, यानी कि हमेशा उसको, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, किसी ने चोरी कर दी, तो अब इसमें क्या है, अगर बच्चा चोरी कर दिया तो उसके लिए तो यही है कि नहीं इसने चोरी किया, ये गलती है, इसको सजा मिलेगी, यानी कि इसने नियम को तोड़ा है, ठीक है। तो कुछ जगह होती हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे मेंटेन करना जरूरी होता है, तो हम बोलते हैं कि कन्वेंशनल लेवल में बच्चा मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर को फॉलो करेगा। फिर सबसे लास्ट में आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या है कि पहला ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट, यानी कि मान लो कोई नियम या कायदे कानून बनाए गए हैं, तो कोई भी नियम बनाया जाता है तो इंसान की ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए बनाया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल का कुछ अधिकार कुछ राइट्स होते हैं, यदि किसी कानून से किसी इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं उसको नुकसान हो रहा है, अगर मान लो कोई भी कानून बनाया गया हो या फिर कोई भी कुछ भी बनाया गया हो, नियम बनाया गया, उससे यदि ह्यूमैनिटी कोई नुकसान होता है तो हम उस नियम को बदल सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। जो हम चेंज लाने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअल का जो राइट है, यानी कि हर इंसान का जो अधिकार है उस हिसाब से वो अपना कार्य कर सकता है, उससे अगर उसको नुकसान होता है तो उसमें वो बदलाव कर सकता है। फिर आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि वो सिद्धांत जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला या फिर महात्मा गांधी वगैरह की, नहीं उनकी जो सोच है वो पूरी की पूरी एक ह्यूमैनिटी या फिर सोसाइटी के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला या फिर B.R. अम्बेडकर को हम कह सकते हैं कि नहीं इन यहाँ तक उनकी समझ होती है। तो मोरल डेवलपमेंट या फिर नैतिकता जो है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे रहेगी, यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी। इसमें महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर वगैरह, नेल्सन मंडेला का होगा, ठीक। तो ये आपका था कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, और इन तीनों डेवलपमेंट के बाद आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक। थैंक्स।